नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा भारत और चाइना के संबंधों को लेकर। आखिर बॉर्डर पर चल क्या रहा है? भारत और चाइना के बीच संबंधों की स्थिति क्या है? क्या भारत और चाइना जो तनाव की चरम की स्थिति में नजर आ रहे थे, जो बॉर्डर पर एकदम फेस टू फेस आमने सामने खड़े थे, लग रहा था कि कभी भी वार की पोजीशन न हो जाए, अब क्या दोनों के संबंधों में कोई नरमी आई है? क्या बॉर्डर पर स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम सुकून से सो सकते हैं? हमें यह एहसास हो सकता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? कई सवाल हैं जो देशवासियों के मन में तब से हैं जब से हमारे 20 जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी थी। दोस्तों, पैंगोंग त्सो के इलाके में, गलवान घाटी के इलाके में, हॉट स्प्रिंग के इलाके में और एक नया फ्रंट खोला था चाइना ने देप्सांग में। गलवान घाटी में उनकी सेनाएं पीछे की ओर चली गई, आप सबको खबरें पता होंगी। हॉट स्प्रिंग में भी मूवमेंट उनका पीछे हो गया, ये जानकारी भी आपको मिली होगी। पैंगोंग त्सो के इलाके में कुछ मूवमेंट पीछे की तरफ हुआ, लेकिन कल रात 2 बजे तक जो बातचीत हुई, भारत का कहना यह है कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 का जो इलाका, जहां पर भारतीय सेनाएं आईटीबीपी के जवान पेट्रोलिंग करते थे, वहां से चाइना को पूरी तरह से चले जाना चाहिए। यानी अभी मामला पेंच कुछ फंसा हुआ है। यह बॉर्डर की बात है। देप्सांग का इलाका बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि अक्साई चीन के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो देप्सांग होकर के जाता है और चाइना की निगाह है वहां पर। चाइना ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भारत की दिलचस्पी देखी कि कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, दौलत बेग ओल्डी के इलाके में सड़क का निर्माण, पूरे इलाके में, गलवान घाटी के आसपास, पैंगोंग त्सो के इलाके में जो भारत ने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई शुरू की, चाइना की साजिशों से सतर्क होकर, उसके बाद चाइना को ये डर लगने लगा कि कहीं भारत की निगाह अक्साई चीन की ओर तो नहीं है। दोस्तों, ये सरकार वही सरकार है जिसने तमाम लोगों की आशंकाओं और शंकाओं के बीच जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया था। धारा 370 को समाप्त किया, लद्दाख को यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया। उसी समय से चाइना के मन में एक उलझन पैदा हो गई थी अक्साई चीन को लेकर, क्योंकि लद्दाख के एक बहुत बड़े इलाके को चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है, और झूठे क्लेम करने में चाइना माहिर है। आपको पता ही है कि उनके जितने भी पड़ोसी हैं, उसमें दर्जन भर पड़ोसियों के साथ उनका सीमा का विवाद चल रहा है। वो इंडोनेशिया को परेशान करता है, ब्रुनेई को परेशान करता है, दक्षिण साउथ चाइना सी में तमाम छोटे छोटे देशों को, उनके आइलैंड को कब्जा करके रखा है। लेकिन भारत के साथ जो उसका पेच फंसा है, वो बॉर्डर पर तो फंसा ही है, बॉर्डर के साथ व्यापारिक मोर्चे पर एक बहुत बड़े वार जोन में दोनों प्रवेश कर गए हैं। मैंने बॉर्डर में 4 पॉइंट की स्थिति आपको बताई। देप्सांग में और पैंगोंग त्सो के इलाके में अभी पेच बाकी है, वहां बातचीत चल रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सीमा पर तनाव की वो स्थिति नहीं है जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद बन गई थी। दोनों सेनाएं इस तरह से आपस में फेस ऑफ की स्थिति में थीं कि लग रहा था कि कभी भी युद्ध की ओर स्थिति जा सकती है। लेकिन अब एक नया फ्रंट खुल गया है। चाइना ने अपना खजाना खोल दिया है भारत के खिलाफ। अपनी कूटनीति में उसने अपनी अर्थनीति को शामिल करते हुए अपने खजाने को उन देशों की तरफ खोल दिया है जो भारत के हितों की पैरवी करते हैं या भारत के नज़दीक हैं। ताज़ा उदाहरण देता हूं ईरान का। ईरान में चाबहार परियोजना भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन चाबहार से जाहेदान की जो रेल परियोजना थी, उसमें चीन ने पेंच उलझा दिया। चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट का वादा किया ईरान से, 25 साल में $400 अरब निवेश का वादा किया। इमीडिएट निवेश के लिए भी बहुत बड़ी राशि का उन्होंने प्रलोभन दिया। उसके बाद ईरान ने एक संकेत दिया कि चाबहार से लेकर जाहेदान तक का जो प्रोजेक्ट है,
रेल प्रोजेक्ट वो बिना भारत के भी पूरा कर सकते हैं। निश्चित रूप से भारत में चिंताएं बढ़ रही थी। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पे इसके जवाब देने की तैयारी कर ली है। भारत जवाब दे रहा है और भारत ने ऑफिशियली सोर्सेज से ये दावा किया है कि वो इस प्रोजेक्ट में बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये चाइना की साजिश की एक अलग शुरुआत है। चाइना बॉर्डर पर जिस तरह से घिरा, जिस तरह से भारत ने फ्रंट पे जाकर के जवाब दिया, 20 के जवाब में 43 सैनिकों को मारा, और उसके बाद विश्व के तमाम देश भारत के साथ जिस तरह से फ्रंट पर आए, कूटनीतिक समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया, बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत होती दिखी, दक्षिण चाइना सी में चाइना घिरता हुआ दिखा, तमाम देश मलक्का रूट में जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की, चाइना को लगा कि उसका रूट वहां पर बाधित हो जाएगा व्यापार का अगर वो भारत से तनाव को आगे लेकर के जाता है। तो उसने दांव खेला हमेशा की तरह, जो चीन की साजिश होती है। चीन ने बातचीत शुरू कर दी, सीमा पर इस तरह का संकेत दिया कि तनाव कम कर रहा है, लेकिन उसने नया फ्रंट खोल दिया, अपने खजाने का मुंह खोल दिया और पाकिस्तान में सीपीईसी को, जो बाल्टिस्तान और गिलगित का इलाका है, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को गति देने के लिए बातचीत तेज कर दी, मूवमेंट तेज कर दिया, ईरान में फोकस कर दिया और ऐसी तमाम जगहों पर उसकी निगाह है जहां वो भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या होना चाहिए? भारत क्या करे और भारत क्या कर रहा है? भारत क्या करे? भारत के पास बहुत विकल्प हैं। ताइवान में चाइना की दुखती हुई रग को वो छू सकता है। वो वियतनाम से अपने संबंधों को बेहतर करके चाइना को वहां पर कर सकता है। हांगकांग में जो कुछ चल रहा है, भारत को अपनी वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार करके चाइना को जवाब देना चाहिए। हांगकांग में ये डिप्लोमेटिक लेवल पे तमाम परामर्श हो रहे हैं, सलाह आ रही है सामने, और भारत कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट ले भी रहा है। अब मैंने कहा क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है, तो भारत ने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटजिक बातचीत इस दिशा में भी शुरू कर दी है कि चाइना को डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटजिक और व्यापारिक लेवल पर किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। भारत उन देशों में शामिल है जिसने चाइना के 50 से ज़्यादा ऐप को इंडिया में बैन कर दिया। भारत पूरी तरह से चाइना की साजिश को समझ रहा है और ईरान में भी भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हो गई है। भारत निश्चित रूप से चाबहार परियोजना में बना रहेगा। पाकिस्तान में जो चाइना की साजिश है, भारत का जो रोड मैप है, अपने स्ट्रेटजिक अलायंस के जरिए आप देर सबेर आपको ये सुनने को मिल सकता है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके का इलाका है, वहाँ चाइना के मूवमेंट को एक बड़ा धक्का लग सकता है। पाकिस्तान पर वो देश नकेल कस सकते हैं जिन्होंने आतंकवाद के बहाने समय समय पर पाकिस्तान को चिताया है। आज यूरोपियन यूनियन के साथ एक शिखर सम्मेलन था, उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन के तमाम देश कश्मीर को लेकर या भारत चाइना विवाद को लेकर तटस्थ रहे हैं। फ्रांस को अगर छोड़ दें, फ्रांस एक प्रमुख पैरोकार देश के रूप में उभरा है, रसिया की जगह कई जगहों पे ले रहा है, वो भारत की खुलकर पैरवी करता है। लेकिन यूरोप में कई देश ऐसे हैं जिनको लिबर्टी के नाम पर, जिनको उदारता के नाम पर कश्मीर का मुद्दा भी कभी कभी भाता है और वो उसमें कोई न कोई अपनी बात रखते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र आया है। और दोस्तों, आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये जिक्र अनायास नहीं आया। ये जिक्र इसलिए आया है क्योंकि भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और दुनिया के तमाम देशों को लग रहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिल करके एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहा है। और पोस्ट कोविड जो दुनिया बनने वाली है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ट्रंप करते हैं, दुनिया के तमाम नेता करते हैं,
कि पोस्ट कोविड दुनिया जो होगी वो एक अलग तरह की दुनिया होगी। आपको बदली बदली सी दुनिया नजर आएगी, और इस बदली हुई दुनिया में चीन की साजिश का जवाब देने के लिए भारत के पास प्रभावी देशों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। भारत, आपको याद रखना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हाल में ही मेंबर चुना गया है, और वहाँ भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। चाइना के ना चाहते हुए, मैं ये उल्लेख इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना कभी नहीं चाहता कि यूएन में किसी भी तरह से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो, हर जगह रोड अटकाता है। बावजूद इसके भारत का प्रतिनिधित्व है और भारत के स्ट्रेटजिक अलायंस बढ़ रहा है। मैं एक देश का जिक्र करूंगा, इजराइल, छूट नहीं जाए। इजराइल में भी भारी निवेश का वादा किया है चाइना ने, लेकिन इंडिया के साथ इजराइल के रिश्ते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच जो केमिस्ट्री है, जो तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी यात्राएं करते रहते थे, विदेशों में घूमते ही रहते थे, क्यों घूमते रहते थे? तो दोस्तों, वो घूमने का फ़ायदा है जो पर्सनल केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है तमाम नेताओं के साथ, उसका फ़ायदा भी चाइना के साथ तनाव और एक बड़ी क्राइसिस के बीच में मिल रहा है। और नेतन्याहू, इजराइल, बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब कारगिल में, तो लोगों को पता है, जब तमाम देशों ने मना कर दिया था तो इजराइल मुखर होकर के भारत के साथ में आया था। लेकिन जब डोकलाम में पेच फंसा था तो एक देश था इजराइल, जिसने भारत को हर तरह से स्ट्रेटजिक सपोर्ट दिया था, और एक बड़ा रोल था पर्दे के पीछे से इजराइल का, जो चाइना मजबूर हुआ पीछे जाने के लिए। वो इजराइल, उसको भी चाइना अपने निवेश के जरिए अपने पक्ष में करना चाहता है, लेकिन भारत की निगाह वहाँ भी चली गई है, और मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती निश्चित रूप से काम करेगी, और पूरा जो अलायंस बन रहा है, जबरदस्त अलायंस भारत के पक्ष बन रहा है। आने वाले दिनों में चाइना का खजाना कितना भी खुल जाए, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है, भारत की जो डिप्लोमेटिक शक्ति है, भारत की जो रणनीतिक शक्ति है, वो चाइना पर भारी पड़ने वाली है। तो आप देखते रहिए, आपसे फिर संवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।